नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। बिरसा मुंडा की जयंती पर राजधानी भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया। जम्बूरी मैदान में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए आदिवासी कलाकारों ने पीएम मोदी की अगुवाई की और इस दौरान पीएम ने कई योजनाओं की सौगात मध्य प्रदेश को दी और आदिवासियों को भी। मैं हृदय से और केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं। जोहार मध्य प्रदेश, राम राम, सेवा जोहार। मोर सगा जनजाति बहन भाई ला स्वागत जोहार करता हूं। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी की अगवानी के लिए कई दिनों से विशेष तैयारियां की जा रही थी। पूरा भोपाल आदिवासी रंग में रंगा हुआ था। वहीं पीएम मोदी ने जम्बूरी मैदान के मंच से सभी आदिवासियों का अभिवादन किया और बिरसा मुंडा को नमन किया। मोदी को झाबुआ से लाए गए आदिवासियों के पारंपरिक जैकेट और डिंडोरी से लाया गया आदिवासी साफा पहनाया गया। मंच पर राज्यपाल, सीएम शिवराज समेत मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी को मशहूर चित्रकार भूरीबाई ने जनजातीय कलाकृति भेंट की। रानी कमलापति की प्रतिमा समेत कई उपहार भी पीएम मोदी को दिए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनके द्वारा चलाई गई योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और आपका सहयोग मिलकर चलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए आप सबका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कई योजनाओं का आगाज भी किया, जिसमें राशन आपके ग्राम योजना के तहत 2 चालकों को राशन वाहन की चाबी सौंपी गई। सिकल सेल मिशन के तहत प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का वर्चुअली भूमि पूजन किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन बेहद यादगार है, क्योंकि आज पहला जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सीएम शिवराज की आदिवासियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र भी किया। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए अपनी सरकार की प्राथमिकता में आदिवासियों के जिक्र की बात कही। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। देश में कुछ राजनीतिक दलों ने सुख सुविधा और विकास के हर संसाधन से आदिवासी समाज को वंचित रखा। मैंने जनजातीय समुदाय के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। भारत की सांस्कृतिक यात्रा में जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा है। जनजातीय कार्यक्रम में करीब 2 लाख आदिवासियों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। खैर, पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में बेहद खास रहा, जिसे लेकर अगले कई दिनों तक चर्चा होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे अवसर पर, यानी कि जनजातीय गौरव दिवस पर बीजेपी की सोच क्या रही, और साथ ही साथ बतौर पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। और बीजेपी की तरफ से राम दांगुरे साहब, बीजेपी विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं मृगेंद्र सिंह जी आपसे जानना चाहता हूं, कोशिश यही करूंगा कि प्रधानमंत्री का आना, जनजातीय गौरव दिवस का मनाना और साथ ही साथ प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ आदिवासी जन को ध्यान में रखकर कुछ योजनाओं की शुरुआत करना, क्या अब ये समझा जा सकता है कि इस वर्ग को लेकर अब राजनीति नहीं होगी और इस वर्ग के लिए अब वाकई काम होगा जिस पर फोकस बीजेपी कर रही है? निश्चित रूप से
अगर किसी वर्ग के लिए काम किया जाता है तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी और कोई पार्टी हो, अगर किसी वर्ग के लिए काम कर रहे किसी, वो भी ऐसा वर्ग जो अब तक देश व प्रदेश में सबसे कमजोर गरीब माना जाता था, उसके लिए अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या और कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो मैं समझता हूं इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें सबको मिलके एक साथ मिलके कहना चाहिए कि नहीं, आज हमारा जनजाति भाई जो जंगलों में कभी लंगोटी लगा के रहता था, कंदमूल फल खाता था, आज अगर उनका विकास हो रहा और वो शर्ट पैंट पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं या और कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, उनका विकास हो रहा, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है, तो निश्चित मुझे लगता है कि इसमें सबको और योगदान देना चाहिए कि हमारा जो सबसे पिछड़ा भाई था अगर आगे आ रहा है तो सबको साथ लेके और सबको विकास में भागीदारी करना चाहिए। और जहां तक राजनीति की बात है, राजनीति तो जब मतदान होगा, जब वोट होगा, चुनाव होगा, तब माना होगा, लेकिन जब तक ये सब चीजें चलें सबको मिलके हमें इस वर्ग के उत्थान के लिए काम करना चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग की संख्या बहुत है, जनजाति भाइयों की संख्या बहुत है, ऐसे लोगों को उत्थान के लिए हमें सभी पार्टियों को उनके उत्थान की बात करनी चाहिए। और राजनीति तो बात होती रहेगी, जब चुनाव होगा तब राजनीति खूब कर लेना कि हमने ये जनजाति वर्ग के लिए किया, कांग्रेस कहेगी हमने किया, भाजपा कहेगी, लेकिन जहां तक विकास की बात सब एक हो करना चाहिए। और अगर 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, अब पहली बार हो रहा है, इसकी घोषणा भी की गई, तो निश्चित रूप से ये हमारे उस वर्ग के लिए बड़े गौरव की बात है जिसको प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है जी। और ऐसे लोगों को अगर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर उनको आगे लाने के निश्चित रूप से कदम स्वागत योग्य। राम दांगोरे साहब, लगातार इस वर्ग को लेकर बातचीत होती रही, इस वर्ग के इतिहास को लेकर भी कई सवाल आज खड़े हुए। कई बार ये हमने भाषण में सुना कि इस वर्ग को जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, कहीं न कहीं उनको इतिहास में वो जगह नहीं मिली, वो दर्जा नहीं मिला जो आज जनजाति गौरव दिवस पर देने की बीजेपी ने कोशिश की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा है और भला आज आवश्यकता क्यों पड़ी भगवान बिरसा मुंडा जयंती बनाने की, उसको जनजाति गौरव दिवस के रूप में सामने लाने की। देश के आजादी के बाद से लगातार जनजाति वर्ग उपेक्षित होता रहा और इसके लिए कौन जिम्मेदारी है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विपक्षों जितने भी हमारी सरकारें हुई विपक्ष में, उन्होंने सिर्फ जनजाति समुदाय के ऊपर राजनीति करने का काम करा है, उनका विकास की कभी उन्होंने सोच भी नहीं रखी मन में। और अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल इसके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। आप देख सकते हैं दिग्गी राजा की सरकार थी, उस समय आदिवासियों के घरों में चिमनियों से उजाला होता था और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके घर में 24 घंटे बिजली जा रही है। कभी आदिवासियों के घरों तक एम्बुलेंस नहीं जा पाती थी, आज एम्बुलेंस भी जाती है, डॉक्टर भी जाता है और दवाइयां भी जाती है। पहले राशन के लिए परेशान होते थे, आज हमने राशन उनको घर घर तक पहुंचाने का मादा उठाया है। ऐसे ही हमारे जो क्रांतिकारी थे जननायक, बिरसा मुंडा हो, टंट्या मामा हो, खाजा नायक हो, भीमा नायक हो, उनको कभी पूछा नहीं गया। हमारे यहाँ निवाड़ में टंट्या मामा जो थे, उनको रॉबिन हुड की उपाधि है, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से उनको पूरे देश में जाना जाता है। कभी इनको ये तक पता नहीं था कि इनकी स्मारक कहाँ पर है या जन्मस्थली कहाँ पर है, कभी इन्होंने नहीं पूछा। और हमारी जब सरकार आई तो टंट्या मामा को हमने सम्मान भी दिया और उनकी 2.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने स्मारक का निर्माण भी करा। ऐसा ही कई क्रांतिकारी हुए जिनके नाम को हम ढूंढ करके आगे लाए और स्मारक बनाए और उनके नाम पे योजनाओं का संचालन करा हमने। ये काम पहले भी हो सकता था। और जनजाति समुदाय को अगर हम सम्मान नहीं दे सकते तो उनके विकास की बात करना हमारे लिए कहाँ तक जरूरी होता है। उनको सम्मान देंगे तब तो उनके विकास की बात होगी, अगर सम्मान नहीं दिया तो उनका विकास कैसे पॉसिबल है। और ये लोग जो है अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ आदिवासी दिवस मनाते हैं, जो वर्ल्ड इंडिजिनियस डे मतलब विदेशों के लिए था, उसको ला करके यहाँ आदिवासी दिवस के रूप में ये लोग मना रहे हैं। हमारा असली आदिवासी दिवस है 15 नवंबर,
जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा के जन्मदिन को, जिनको आदिवासी भगवान के रूप में पूजते, जिनको धरती आबा की उपाधि है, जिन्होंने धर्मांतरण के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, आज उनके जन्मदिन को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय हमारे प्रधानमंत्री, नहीं तो आपको क्या लगता है राम दांगोरे साहब कि इतने वर्षों तक क्या आदिवासी वर्ग को अंधेरे में रखा गया था? मेरा वही प्रश्न है कि ये जो सम्मेलन आज हुआ 2 लाख 2.5 लाख की संख्या में, ऐसा ही सभी जनजाति समुदाय, भील, भिलाला, गोंड, कोरकू, बारेला, सहरिया, जो भी है, सभी का अगर देश की आजादी के बाद हो जाता तो आज हम लोग आदिवासियों के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक कार्यक्रम कर रहे होते हैं। आज उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, उनकी भाषा शैली, उनकी बोलचाल, रहन सहन, खान पान, उनकी वेशभूषा का ये महाकुंभ लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ये हमें बहुत पहले कर लेना था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ करा ही नहीं है। और ये राजनीति की बात करते कि राजनीति नहीं करना चाहिए, तो अभी जब इनकी सरकार थी 15 महीने की सरकार में इन्होंने आदिवासियों के लिए कोई एक काम करा हो, ये आदिवासियों के बीच में गए, खूब बहलाया फुसलाया, भ्रामक जानकारियां फैलाई, सरकार बनाई, लेकिन 15 महीनों में इन्होंने कोई एक भी काम आदिवासियों के लिए नहीं करा है। ये कोई भी आकर के हमारे सामने नहीं बोल सकते। यहाँ तक कि पीएससी के पेपर में इन्होंने भील समुदाय को दारू पीने वाला, लुटेरा, इस टाइप की शब्दावली लिखी, उस पर भी कार्रवाई नहीं करी। और जब विधानसभा में बहस करने के लिए खड़ा हुआ कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, तो इनके 5-5, 6-6 मंत्री मेरे सामने आकर के खड़े हो गए मुझे चुपचाप कराने के लिए। अब इसमें कोई राजनीतिक चीज तो थी नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई करना थी कि भैया गलती से हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन ये मेरे खिलाफ खड़े हो गए क्योंकि मैं आदिवासियों की और भील समुदाय की आवाज उठा रहा था। नेमावर की घटना हुई, हमने तत्काल FIR करी, 24 घंटे में परिवार को मुआवजा मिला, अपराधियों को पकड़ा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो केस के लिए शासन को लिखा कि तत्काल इनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलना चाहिए। इन्होंने इस पर राजनीति करी। इनकी सरकार में आदिवासियों को जिंदा जला गया, 2 आदिवासी भाइयों की चित्रकूट में हत्या हो गई और इधर धार तरफ आदिवासी किसानों को दौड़ा दौड़ा करके पुलिस ने बर्बरता पूर्वक मारा। उनका क्या हुआ आज तक कांग्रेस जवाब देने की स्थिति में नहीं है। कुल मिलाकर के इन्होंने आदिवासियों के ऊपर राजनीति करी है। अगर आदिवासियों के का विकास करते तो शायद ये आयोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी मृगेंद्र सिंह जी, एक महत्वपूर्ण बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक, पीएम से लेकर सीएम तक ने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि इनका जीवन, इनकी संस्कृति, इनका पहनावा, इनका रहन सहन प्रकृति से जोड़ता है, प्रकृति की रक्षा करने की बात करता है। और आज का समय वही है, आज का दौर वही है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आज जिस तरह से वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्यों ना उससे एक सीख लेकर, रियल हीरो कहा, उन्होंने कहा कि हमारे असली डायमंड यही है। तो निश्चित रूप से हमारा जो आदिवासी भाई हैं, जमीन से जुड़े हैं, और आज मध्य प्रदेश की 33% लगभग 2 करोड़ आबादी हमारे जनजाति भाइयों की है। तो वो जमीन से, उनका मूल धंधा क्या है? खेती और जंगल से जो भी जड़ी बूटी निकलती है या जो पेड़ पौधे होते हैं उनको बेचकर अपना जीवन यापन करना। ऐसा नहीं है कि आदिवासी भाइयों का विकास नहीं हुआ है, लेकिन हर चीज में समय लगता है। अब आज अपन बात करें कि जो वनोपज इकट्ठा करने की बात की जा रही है कि लघु वनोपज संघ इकट्ठा करेगा और उसको फिर आदिवासी भाइयों को उसको बेचा जाएगा। उसके बड़ी कंपनियों, डाबर या बड़ी बड़ी कंपनियों से उनको MOU कराए जाएंगे, उनको बेचा जाएगा। उन कंपनियों से कहा जाएगा कि आप अपना बीज दीजिए, आदिवासी भाई उसको उगाएंगे, फिर उसको खरीदिए। तो निश्चित रूप से ये जो शिवराज जी एक नई दंड योजना शुरू करने जा रहे हैं, उससे उनके जो आर्थिक विकास की गति भी तेज होगी और जो हमारे जो बहुत पिछड़े लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं, उनकी सेहत तो सुधरेगी। साथ ही जो एक बात कही गई है कि हमें उनकी संस्कृति को भी बचा के रखना है, कि मूल रूप से जो उनकी संस्कृति है हमारे जनजाति भाइयों की, तो उनको अगर हम बचा के नहीं रखेंगे तो हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो जानेगी नहीं कि हमारे जनजाति भाई जो वास्तव में जमीन से जुड़े हुए हैं, उनकी
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज लोग उसकी नकल कर रहे हैं, तो वो क्या थी। इसलिए उनकी जो मूल चीजें हैं उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए उनके विकास के साथ ही। जी, राम दांगुरे साहब देश को आज़ाद हुए न जाने कितने लोगों ने आज़ाद कराने में अपनी भूमिका अदा की है। मैं एक बार फिर से उसी अपने सवाल को दोहराऊंगा कि क्यों आदिवासी क्रांतिकारियों को, क्यों आदिवासी उन देशभक्तों का नाम इस लिस्ट से गायब होता है, या इस लिस्ट में वो जगह उन्हें नहीं मिलती। इसके पीछे क्या मंशा रहती है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि कोई राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, या वाकई वो दर्जा जो इनको मिलना चाहिए था आज तक नहीं दिया गया? असल में देखा जाए तो विपक्ष ने सदैव आदिवासियों को वोट बैंक तक सीमित रखा। यही हाल मुस्लिमों का भी करा। मुस्लिम वर्ग को भी इन्होंने वोट बैंक तक ही सीमित रखा कि आपका शोषण हो रहा है, ये आपको दबाना चाह रहे हिंदू। आदिवासियों के साथ भी ऐसे ही करा कि अन्य वर्ग आपको दबाना चाह रहे। इस प्रकार की चीजें उनके साथ में चलती रही और देश की आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद में भी उनके साथ में इन्हीं बातों को दोहराया जा रहा है जो मानवीयता के खिलाफ है। ये वास्तव में कांग्रेस ने अपराध किया है कि आज उनके डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था। हम लोग संस्कृति और उनकी वेशभूषा के ऊपर चर्चा कर रही है, बड़ा शर्मनाक है। और ये भी आज इतने वर्षों के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो वो कर रही है। देश की आजादी में आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इससे भी पीछे देखा जाए तो जैसे कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राम को राम बनाने में आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, चाहे वो अंगद जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे नवनील जी हो, चाहे सुग्रीव जी हो, ये सब राम जी के साथ में थे। यही थोड़ी आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो महाराणा प्रताप के साथ में भीलों का साथ था। आज मुगलों से जब वो लड़ाई लड़े तो सबसे पहले सर कटाने के लिए हमारी कौम सबसे आगे, सबसे पहले महाराणा प्रताप जी के लिए अगर किसी ने खून बहाया तो वो भील जनजाति ने उनके लिए अपने प्राणों की आहुति दी और देश के लिए वो लोग लड़े। और आज के दौर में भी अगर देखा जाए थोड़ी आगे और हम लोग आते हैं तो भीमा नायक हो, खाजिया नायक हो, टंट्या बेल हो, रेंगा कोरकू हो, शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, रानी दुर्गावती हो। आज शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को तोप से बांध करके उड़ा दिया गया। मतलब आप उन पुराने विजुअल्स पर अगर जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आदिवासियों को आज सम्मान की आवश्यकता है। हम पहले उनको सम्मान देंगे, उसके बाद में ही उनके विकास की परिकल्पना की जाती है। अगर उनको हम सम्मान भी नहीं दे सकते तो विकास फिर कैसा? आज हमारी संस्कृति को बचाने में और साथ ही ये तो हमने इतिहास की बात की, लेकिन इसके बाद मैं वर्तमान की बात करूंगा कि अब जो योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं, क्योंकि इस वर्ग के लिए सबसे जरूरी है रोटी, कपड़ा और मकान और रोजगार, तो उसकी व्यवस्था सरकार कैसे कर रही है? आगे क्या योजनाएं हैं और जो योजनाएं आज लॉन्च की है वो किस हद तक इनको फायदा पहुंचाएगी? विगेंद्र सिंह जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे कि राशन आपके द्वार इस योजना के तहत अब ये समझा जा सकता है कि एक वाहन के द्वारा राशन सीधा उनके इलाकों में, उनके घर तक और उनकी ही जाति से संबंधित व्यक्ति को वो वाहन दिया जाएगा, यानी रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के साथ साथ आपको आपका राशन भी मिल रहा है। सवाल यह कि राशन ऐसा नहीं है कि पहले नहीं मिल रहा था, या सरकार ने राशन के लिए पहले कोशिश नहीं की, लेकिन लंबे समय से जो परेशानियां पिछली योजनाओं में देखी गई उसको सुधार करते हुए इस योजना में उसे मूर्त रूप देने की कोशिश की है। क्या लगता है इस योजना से आपको कि क्या वाकई ये पूर्णतः उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक कारगर साबित होगी? ब्रिगेन जी। चलिए, लगता है उनकी आवाज हमारे पास नहीं आ रही। कोशिश करता हूं उनसे जुड़ने की। राम दांगुरे साहब, इसी सवाल पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। जी, देखिए 89 ट्राइबल ब्लॉक से है हमारी स्टेट में टोटल, और लगभग 22%, 2.25 करोड़ के लगभग जनजातीय समुदाय इस राज्य में निवासरत है। और राशन आपके द्वार इतनी महती योजना है कि कभी कभी राशन की दुकान पर वो जाते थे कि जिसे 5 किलो गेहूं मिलना चाहिए उसे 4 किलो या 3 किलो गेहूं देकर के लौटा दिया जाता था कि अभी इतना ही है, और साइन पूरे कागज पर करवा ली जाती थी। कई जगह
बिल्कुल ऐसे जनजाति समुदाय के लोग भी जिन्हें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है, वो अंगूठा लगाते हैं, तो उनको उसका बेनिफिट मिलेगा कि घर तक अगर अनाज जा रहा है तो पूरा नापतोल करके ही वो देगा, अन्यथा वो सामान नहीं लेगा। और इसमें बहुत अच्छी चीज ये है कि इसको सप्लाई का काम भी उसी समुदाय के लोगों को सौंपा गया है, तो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की स्थिति निर्मित नहीं होगी कि अनाज कम दिया जा रहा है या पहुंचाया नहीं जा रहा है, और रोजगार भी मिलेगा। तो यह महती योजना है और इससे जनजातीय समुदाय को काफी अच्छा फायदा होगा। दूसरा, एक आवास को इसके पहले आपने एक प्रश्न किया था, तो आवास इंदिरा गांधी की सरकार में भी मिले थे, लेकिन वो 40,000 भेजती थी, तो कटते 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 जिसका मकान बनना, जिसका मकान पास हुआ, उसके हाथ में 5,000 रुपए आते थे। और उस दौर में भी 5,000 रुपए में कैसा मकान बनेगा, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि जनता के बीच में आप भी मेरी तरह लगातार दौड़ते रहते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने वाली योजना निकाली है, और आदिवासी क्षेत्रों में लगातार युद्ध स्तर पर लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिससे कि आदिवासियों को छत मिले हैं। इसके अलावा पुरानी सरकारों में यह स्थिति हुआ करती थी कि कोई भी आदिवासी प्राइवेट अस्पताल में मरीज को ले जाना तो दूर, उसकी चौखट भी चढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का हर साल का जो मुफ्त इलाज होता है, वो अपने आप में न सिर्फ आयुष्मान कार्ड बल्कि 5 लाख रुपए केस रखे हुए हैं कि जब कोई एक्सीडेंटल घटना हो जाए या कोई बीमार हो जाए या कोई बड़ी डिजीज हो जाए उसके साथ में, तो किसी भी अस्पताल में जाकर के 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। आदिवासी क्षेत्रों में सुदूर अंचलों में गैस केवल सपना हुआ करता था। पहले एक दौर था जब गैस कनेक्शन लेने के लिए नेताओं के फोन लगाए जाते थे, अधिकारियों के फोन लगाए जाते थे, लेकिन आज उज्ज्वला गैस के माध्यम से, उज्ज्वला गैस ऐसी योजना निकाली है कि आज घर घर में लोगों को पूछ करके उनके घर में कनेक्शंस दिए जा रहे हैं गैस के। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आज स्कॉलरशिप की राशि भी बढ़ाई जा चुकी है, और मेडिकल पढ़ना हो, इंजीनियरिंग करना हो, लॉ करना हो, मैनेजमेंट का कोर्स जो पढ़ना हो, उसके लिए राज्य सरकार ने अपने दरवाजे खोल दिए ताकि अच्छी पढ़ाई कर सके और वो लोग आगे बढ़ सके। साथ ही अभी सीएम साहब ने पिछले महीने, कुछ महीने पहले घोषणा भी करी कि बेकलाक के जो 1 लाख से ज्यादा पद खाली है, 1 साल के अंदर उनकी वैकेंसियां निकाल करके उनको भरा जाएगा। इससे कई सारे लगभग 1.25 लाख आदिवासी युवाओं को डायरेक्ट गवर्नमेंट में नौकरी मिलेगी, जिससे उनका आर्थिक विकास। ब्रिगेन सिंह जी से हमारा संपर्क हो गया है, कई सारी योजना उनसे भी मैं बातचीत कर लेता हूं। दुर्गावती ब्रिगेन सिंह जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैंने पूछा था राम दांगोरे साहब से, आपसे भी पूछा था, उस समय फोन आपका जो है वो कनेक्शन टूट गया था। राशन आपके द्वार, इस योजना से जो आदिवासी वर्ग है, रोजगार के साथ साथ जो पात्र व्यक्ति है उसी तक राशन पहुंचे, क्या ये कारगर सिद्ध होती नजर आती है आपको अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरह योजना की शुरुआत है, अंतिम व्यक्ति तक ये पहुंचेगी। इसके पीछे कारण है, अभी क्या होता था कि एक स्थान पर हर पंचायतों के बीच सहकारी की दुकानें होती थी, जिसके माध्यम से लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता था। उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां आपकी सामने आ रही थी। वहां भी जो सहकारी समितियों के जो समिति सेवक और जो कर्मचारी होते थे, वो जरूर अधिकतर सामान बेच लिया करते थे, और जैसा कि विधान गोयल सुन रहा था, बता रहे थे कि सही था कि उनका जो राशन कार्ड बनता था या अंगूठा लगाने की बात होती थी, वो सब लगा के और बेच लेते थे, और जो हमारा जनजाति भाई लेने के लिए वहां पहुंचता था दुकान पे, पता चलता था कि राशन खत्म हो गया। तो ये जो योजना, गांव योजना शुरू की गई है, राशन गांव योजना, इसका फायदा मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात जो देखने की आई कि जो वाहन है वो भी हमारे जनजाति भाइयों के युवा बेरोजगारों द्वारा चलवाए जाएंगे, सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। इससे लोगों को रोजगार के साथ ही सही अनाज भी मिलेगा जो सरकार दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की और योजनाएं भी उन क्षेत्रों में शुरू की जानी चाहिए जिनसे हमारे जनजाति भाइयों को सीधा लाभ मिले, और आदिवासी भाइयों का जो बीच में बिचौलिए सक्रिय हो जाते हैं, उनको मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ। एक महत्वपूर्ण बात आपसे वही चर्चा हुई, और सवाल यही था कि आखिर जिसे हम डायमंड कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने इन्हें हीरा कहा है, डायमंड कहा है, तो कम से कम अब शायद ये उम्मीद यहां से जरूर नजर आती है, या ये कहें कि एक आशा जरूर बनती है कि उस डायमंड की डिमांड क्या है
वो सरकार जरूर समझ रही है, और डिमांड के हिसाब से अगर सप्लाई उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच जाए तो शायद वो मुख्य धारा में लौट आएगा। उसके बच्चे भी कलेक्टर, एसपी, स्पोर्ट्स और बाकी जगह आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें कई समय तक लंगोटी लगाए सिर्फ और सिर्फ उसके नाम पर योजनाओं में सिर्फ पैसा खर्च किया गया, लेकिन उसकी हालत क्या है ये भी आज हम देखते हैं। तो सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, आज जनजाति गौरव दिवस का असली गौरव हम तभी समझेंगे कि जो योजनाएं आज संचालित हो रही हैं वो समय रहते उन तक पहुंच जाए। यही प्रयास सरकारों का भी होता है और साथ ही साथ प्रशासन का भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।